हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ आया हूं। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेशन को। देखिए, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। बहुत सारे लोग हैं, ये जानते हैं यूजीसी नेट पीजीटी फिर आएगा और फिर अगली बार हम कुछ बेहतर करेंगे। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर बार अगली बार पे टाल के काम कर सकें। आप कर लीजिए, जो भी करना है हमें इसी बार करना है और अपना 100% देना है। ठीक, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? किसने कहा सत्ता का विभेदीकृत वितरण वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। मतलब सत्ता का विभाजन जो है, असमान विभाजन वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। ये किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो पहले ये देखेंगे कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा सबसे पहले वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कौन दिया? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा देते हैं कार्ल मार्क्स और डेरेंडॉर्फ। अर्थात ये दो लोग ए और डी तो नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई होंगे। ठीक, अब बात होती है सत्ता का असमान वितरण। ठीक, सत्ता के असमान वितरण से वर्ग संघर्ष की बात किसने किया है? तो वो करते हैं, कौन करते हैं? रॉल्फ डेरेंडॉर्फ। रॉल्फ डेरेंडॉर्फ जो है सत्ता और शक्ति के आधार पे असमान वितरण पे वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था की उपव्यवस्था का प्रकार क्या है? आर्थिक व्यवस्था की जो उपव्यवस्था है उसका क्या काम होता है? तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है अनुकूलन। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, आरक्षण की नीति किस पर आधारित है? जो आरक्षण मिलता है वह किस नीति पे आधारित है या किस विचार पे काम करता है आरक्षण की नीति? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। तो किस पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए, संरक्षणात्मक भेदभाव पे। ठीक, ये सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नयन की बात सुनिश्चित की गई है? ठीक, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल, ये किसमें कहा गया है? इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, एक इसमें एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। ठीक, अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम किस वर्ष तैयार की गई थी? इसका ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम में सर्वप्रथम अस्पृश्य जातियों की अनुसूचियों को तैयार किया गया था। अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस धारा में अस्पृश्यता को समाप्त किया? किस धारा ने अस्पृश्यता को समाप्त किया? ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ये यहाँ पे अनुच्छेद 17। ठीक, इसका क्या सही हो जाएगा? इसका अनुच्छेद 17 सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित हुआ। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कहा एक समिति एक समुदाय नहीं है? एक समिति जो है समुदाय नहीं वरन समुदाय के अंदर एक संगठन है। ये किसने कहा? समिति एक समुदाय नहीं है, लेकिन समुदाय के अंदर वो क्या है? एक छोटा सा संगठन है। ये किसने कहा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ये चारों ऑप्शन सामने है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैकाइवर वेबपेज। हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, समिति की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं और समुदाय की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक, समिति क्या होता है?
समिति किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बनाया गया संगठन है। ठीक, इसकी विशेषता क्या क्या है? पहले तो निश्चित उद्देश्य होगा, और जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा तो संगठन खत्म हो जाएगा। ठीक, ये समिति की विशेषता है। और समुदाय क्या होता है? समुदाय एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां लोग निवास करते हैं, वहां की संस्कृति समान होती है, समान भाषा होता है, एक दूसरे में सामंजस्य की भावना होती है। ठीक, ये समुदाय की विशेषता है। और समिति में ऐच्छिक सदस्यता होती है। ध्यान दीजिएगा, समुदाय में क्वेश्चन पूछता है समिति में सदस्यता कैसी पाई जाती है, तो ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है। ठीक, वही समुदाय में अनिवार्य सदस्यता होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। और यही एक अवधारणा और पूछता है, संस्था क्या है? संस्था क्या है? तो संस्था होता है नियम या कानून। ध्यान रखिएगा, ना ही इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है, ना ही इसमें अनिवार्य सदस्यता होती है। ये नियम कानून जो समाज में बने होते हैं उन्हें ही संस्था कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये बहुत ही आसान कोटेशन है। ये किसने कहा है? जिसने लिखा है पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये सब पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। और हर्बर्ट स्पेंसर जो है समाज के उद्विकास बताते हुए कहते हैं कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की तरफ जाता है। ठीक, पैरेटो किसकी अवधारणा देते हैं? तो पैरेटो जो है कि क्रिया की अवधारणा देते हैं, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। समाजशास्त्र में पैरेटो कहते हैं कि अतार्किक क्रिया की क्या होती है? व्याख्या, या समाजशास्त्र में अतार्किक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक, तार्किक क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है इनके अनुसार? इनके अनुसार तार्किक क्रिया का प्रयोग होता है विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञानों में या अर्थशास्त्र में। ठीक, अगस्ट कॉम्ट की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी। इसको ध्यान रखिएगा। और पॉजिटिव फिलॉसफी पूछा हुआ कितने वॉल्यूम में, कितने जो है कि पार्ट में है? तो 6 पार्ट में पॉजिटिव फिलॉसफी है, 4 पार्ट में पॉजिटिव पॉलिटी है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। दुर्खीम की कुछ अवधारणाएं देख लेते हैं। दुर्खीम की अवधारणा है सुसाइड पे बात किया दुर्खीम, सुसाइड नामक पुस्तक है इनकी। ठीक, इन्होंने धर्म की उत्पत्ति की अवधारणा दी है। ठीक, और ये समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। दुर्खीम का एक कथन है कि समाज ही वास्तविक देवता है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी, ठीक, जिसे बाद में समाजशास्त्र कहा गया था। ठीक, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग कि सामाजिक भौतिकी क्या लिखा हुआ है। इसको ही जो है कि अगस्ट कॉम्ट में बाद में समाजशास्त्र का नाम दिया। सामाजिक भौतिकी नामक एक नए विज्ञान के उद्भव का उत्तरदायी थे। ठीक, सोशियोलॉजी के उद्भव में कौन से कारक उत्तरदायी थे, कौन से महत्वपूर्ण कारक थे? तो ये तो सभी जानते होंगे, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति जो है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, 1838 कब हुआ था? सामाजिक भौतिकी से समाजशास्त्र कब बना? 1838 में, ये पूछता है। ठीक, और किसने किया था? तो अगस्ट कॉम्ट ने। पूछता है समाजशास्त्र के पहले नाम क्या था? अगस्ट कॉम्ट ने क्या नाम दिया था? तो नाम दिया था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह की विशेषता है? द्वितीयक समूह की विशेषता पूछा है यहाँ पे। ठीक, द्वितीयक समूह। अब यहाँ पे आप कई क्वेश्चन यहाँ से जो है कि निकाल सकते हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी। सबसे पहली चीज ये, तो प्राथमिक समूह की आप आंसर दीजिए, तब तक हम इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दिया है? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा देते हैं कूले। द्वितीयक समूह की बात कौन करता है?
ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक समूह की बात कौन करता है? द्वितीयक समूह पे बात करते हैं वेरस्टीट, डेविस और होमन्स। ठीक, और प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में अंतर क्या है? तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है? द्वितीयक समूह की विशेषता है औपचारिक संबंध। ठीक, फॉर्मल रिलेशन। हम देख लेते हैं। और प्राथमिक समूह की विशेषता क्या है? समचेतना। समचेतना का मतलब क्या होता है? एक समान चेतना। अनौपचारिक संबंध, आमने सामने का संबंध। ठीक, समीपता, आमने सामने का संबंध, और जो है अनौपचारिक संबंध, ये प्राथमिक समूह की विशेषता हो गई। औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता होगी। दूर का संबंध जो है द्वितीयक समूह की विशेषता हो जाता है। ठीक, कूले जो है प्राथमिक समूह की अवधारणा में प्राथमिक समूह में 3 समूहों की बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वह है परिवार, पड़ोस और विद्यालय का समूह या मित्र समूह। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मानव के सीखे हुए व्यवहार को संस्कृत कहते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक पुस्तक का नाम पूछा है, प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसकी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हमेशा लगभग आता ही रहता है। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? तो प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टायलर की। ठीक, टायलर की पुस्तक है। हम देख लेते हैं टायलर ने जो है आत्मवाद की अवधारणा दी है। ठीक, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद की अवधारणा देते हैं। और ये धर्म को क्या कहते हैं? तो इन्होंने धर्म के बारे में बताया है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ठीक, अगर हम देख लेते हैं मेलिनोस्की के बारे में, फ्रेजर के बारे में देखते हैं। तो फ्रेजर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक, ये मानव शास्त्री थे, इनकी पुस्तक है द गोल्डन बॉ। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन को देख लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की, ये दोनों मानव शास्त्री हैं और ये दोनों ही जो है प्रकारवादी हैं। ठीक, इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर इतना है कि रेडक्लिफ ब्राउन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, एक बड़े समुदाय के बारे में बात करते हैं। ठीक, और बड़ा सिद्धांत बनाना चाहते हैं। लेकिन वहीं मेलिनोस्की व्यक्तिवादी, प्रकारवादी, इंडिविजुअल फंक्शनलिस्ट है। ठीक, मेलिनोस्की जो है ट्रोमेयर्ना द्वीप समूह का अध्ययन किया है। ठीक, वहाँ जादू 2 प्रकार के जो है कि जादू की बात करते हैं। ठीक, काला जादू और सफेद जादू। ठीक, और इन्होंने हम रेडक्लिफ ब्राउन को देखेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन, इनकी एक पुस्तक है द अंडमान आइसलैंडर। ठीक, इन्होंने तुलनात्मक समाजशास्त्र का विकास किया है। रेडक्लिफ ब्राउन बहुत ही पूछता है तुलनात्मक समाजशास्त्र से कौन जुड़ा हुआ, तो रेडक्लिफ ब्राउन। वहाँ दुर्कीम भी देता है, रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्कीम तुलनात्मक समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। ठीक, इनकी और एक और पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि पुस्तक है इनकी, रेडक्लिफ ब्राउन की। ठीक, हम आगे देखते हैं। सती एक अच्छा उदाहरण है। जो हिंदू में सती प्रथा चलता था, वो किस चीज का उदाहरण है? ठीक, ये दुर्खीम ने जो आत्महत्या का सिद्धांत दिए हुए थे, और 4 प्रकार की आत्महत्या की बात किए हुए हैं, उसी में से है अस्वाभाविक आत्महत्या का, परार्थवादी आत्महत्या का, अहमवादी आत्महत्या का कोई नहीं। तो किसका उदाहरण है? परार्थवादी आत्महत्या का। परार्थवादी आत्महत्या क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ जान लेंगे। ठीक, परार्थवादी आत्महत्या होता है जब हम खुद के लिए नहीं बल्कि एक समुदाय के लिए, एक समूह के लिए, अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए आत्महत्या करते हैं, उसमें न्यौछावर हो जाते हैं, तो उसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। ठीक, यहाँ जो है पत्नी जो है अपने पति के लिए जो है खुद का उसका पति जो है मर जाता था, तो वो सोचती थी कि अब मैं रह के क्या करूंगी, इसलिए वो खुद के प्राण को भी त्याग देती थी। ठीक, वहीं अहमवादी आत्महत्या क्या है? अहमवादी आत्महत्या का अर्थ होता है, जो दुर्कीम कहते हैं कि समाज से जो कट जाता था, जो खुद को अकेला पाता था, समाज की अपेक्षाओं पे जो नहीं उतर पाता था, उसे लगता था कि अब समाज में मेरा कोई नहीं है, और वो आत्महत्या कर लेता था, उसे अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानक यहाँ नॉर्म्स, मानक का इंग्लिश है नॉर्म्स।
शब्द समाजशास्त्र में आगमन हुआ? ये न्यू क्वेश्चन है। नॉर्म्स शब्द समाजशास्त्र में कहाँ से आया? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र से। ठीक, फिलोसफी से जो है मानक नॉर्म शब्द आए हैं, समाजशास्त्र में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाज स्वतः स्फूर्त है? सोई जेनेरियस। ठीक, सोई जेनेरियस की बात कौन कहता है? समाज खुद ही बना हुआ है। कौन कहता है? जो समाज को बहुत ही इंपॉर्टेंट देता है। वो कौन देता है? दुर्खीम। दुर्खीम जो है समाज को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, कहते हैं समाज ही वास्तविक देवता है। ठीक, सोरोकिन जो है ध्रुवीकरण का सिद्धांत दिए हैं, सीमाओं का सिद्धांत दिए हैं। ठीक, अब मैकाइवर पेज को देखेंगे। मैकाइवर क्या कहते हैं? समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, मैकाइवर के अनुसार है। ठीक, पार्सन्स सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक संरचना की बात करते हैं, और समाज को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। एजिल मॉडल की बात करते हैं, AGIL, एजिल मॉडल की बात करते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने प्रथम बार सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया? सबसे पहले सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर की बात कौन किया है? तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कौन किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात की। ठीक, सेंट साइमन कौन है? सेंट साइमन अगस्ट कॉम्ट के गुरु माने जाते हैं। ठीक, और इन्होंने जो है अगस्ट कॉम्ट के साथ लग के काफी पुस्तकें की, काफी रिसर्च की। ठीक, अगस्ट कॉम्ट जो है समाजशास्त्र के जन्मदाता के रूप में, समाजशास्त्र के पिता के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप किसके नाम से सामाजिक तथ्य को संबोधित करेंगे? सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट की अवधारणा किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप सभी को पता होगा किसने दी है। तो दुर्खीम ने। सोशल फैक्ट किसने दी? दुर्खीम ने। ठीक, यहाँ समनर की बात करते हैं। समनर जो है संस्था के विकास चरण को बताएं कि संस्था का विकास कैसे होता है, और इनकी पुस्तक है फोकवेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पुस्तक है इनकी, फोकवेज। चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सापेक्षिक वंचन को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में प्रयोग किया है? सापेक्षिक वंचन, इस क्वेश्चन में हम कई चीजों को सीखेंगे। ठीक, आंसर इसको आप खुद से दीजिए, तब तक इस पे हम बात करते हैं। सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? सापेक्षिक वंचन की बात कौन करता है? तो स्टाउफर। ठीक, स्टाउफर सापेक्षिक वंचन की बात करते हैं। और सबसे पहले संदर्भ समूह की बात कौन करता है? सबसे पहले संदर्भ समूह की बात करते हैं हर्बर्ट हाइमन। हर्बर्ट हाइमन जो है 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, ठीक, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में हर्बर्ट हाइमन सबसे पहले संदर्भ समूह की बात करते हैं। लेकिन सापेक्षिक वंचन के आधार पर संदर्भ समूह की बात कौन करता है? ठीक, कौन करता है? तो मर्टन। ठीक, अब देखिए वंचन या गरीबी दो तरह का होता है। एक तो गरीबी होता है पूर्ण गरीबी, और दूसरा होता है सापेक्षिक गरीबी। ठीक, वंचन या गरीबी कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, यहाँ पूछता है कि सापेक्षिक गरीबी पूछता है, सापेक्षिक वंचन पूछता है, तो पूर्ण गरीबी और सापेक्षिक गरीबी। ठीक, या पूर्ण गरीबी को हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ऐसे गरीब जो मूलभूत आवश्यकताओं की जिसके पास कमी होती है, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताएं नहीं होती, उसे पूर्ण गरीब कहते हैं, या सापेक्षिक गरीब निरपेक्ष गरीब कहते हैं। वही सापेक्षिक गरीब या सापेक्षिक गरीब कौन होता है? सापेक्षिक गरीब वे लोग होते हैं जो किसी की तुलना में उनके पास अगर कम है तो वो सापेक्षिक गरीब हो जाते हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, संदर्भ समूह के उदाहरण सबसे पहले कौन दिया था? हर्बर्ट हाइमन दिए थे सबसे पहले। ठीक, मर्टन जो है, मर्टन को देख लेंगे, यहाँ संदर्भ व्यक्ति के भी उदाहरण देते हैं मर्टन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स फ्रेजर के अनुसार जनजातियों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह प्रचलित था, क्यों प्रचलित था? ये चार ऑप्शन है, और हम देखेंगे यहाँ कूट भी है नीचे। ठीक,
तो जेम्स फ्रेजर, अभी हमने बताया था, फ्रेजर की पुस्तक क्या थी, द गोल्डन बॉय। इसमें जो है जनजातियों में विवाह का प्रचलन इन्होंने बताया, और ये कहते हैं कि स्त्रियों का वाणिज्यिक मूल्य अधिक था, और गरीबों के पास इतना विकल्प नहीं होता था, इतना पैसे नहीं होते थे कि वो क्या कर सके, शादियां कर सके। ठीक, तो वो ममेरे फुफेरे भाई बहनों में शादियां होती थी। ठीक, 1 और 2, 1 और 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संस्कृति या सामाजिक विरासत मानवीय प्रजाति की स्मृति है। संस्कृति या सामाजिक विरासत को मानवीय प्रजाति की स्मृति कौन बताता है? तो कौन बताता है? तो बताते हैं एस.सी. दुबे। ठीक, ये कोटेशन जो है एस.सी. दुबे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? औद्योगिक समाज की विशेषता कौन नहीं है? यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है। ठीक, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो वहां जरूर मार्क कर लें। क्यों वह मार्क कर रहा है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और नहीं को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा जिस तरह पढ़ता है क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करने का प्रयास करता है। ठीक, हम किताबों में हमेशा पॉजिटिव पढ़ते हैं और पॉजिटिव आंसर देके चले जाते हैं। हमें लगता है कि सही किए हैं और वो हमारा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। औद्योगिक समाज की विशेषता कौन सा नहीं है? वृहद उत्पादन है, तो वृहद उत्पादन। प्रौद्योगिक का स्थानांतरण, ये भी है। ठीक, प्रकृति से समीपता, व्यवसायिक गतिशीलता, तो व्यवसायिक गतिशीलता भी होता है। प्रकृति का दोहन होता है, ना कि प्रकृति से समीपता होता है। जब हम औद्योगिक समाज में आते हैं और उद्योगों को लगाते हैं तो वो प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा दोहन करता है और हमें संसाधन प्रोवाइड कराता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, नीचे देखेंगे, इधर जो है कि सिद्धांत दिए हुए हैं, इधर थिंकर दिए हुए हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा कौन दिया है? कूले, सही है। दूसरा है संदर्भ समूह, मॉर्टन, ये भी सही है। वाय समूह और अंतर समूह की अवधारणा कौन देते हैं? समनर, ये भी सही है। द्वितीयक समूह की अवधारणा मैक्स वेबर नहीं देते हैं। ठीक, द्वितीयक समूह की अवधारणा हमने अभी ऊपर ही बताया है। द्वितीयक समूह की अवधारणा कौन देता है? द्वितीयक समूह की अवधारणा देते हैं वेरस्टेड, किंग्सले डेविस और हाइमन। ठीक, चले हम आगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये किसने कहा? समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है। जो समाज है इतिहास में कारावास की दीवार के समान था। ये किसने कहा है? तो ये कहते हैं पीटर बर्जर। ये किसका कथन है? पीटर बर्जर का कथन है। ठीक, हम आगे चलते हैं। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को बताते हैं। कितने प्रकार की सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में जो है कि इसका आंसर जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं? ठीक, फिर पूछा है औद्योगिक समाज की विशेषताएं। ऑप्शन 1 है मशीनों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है हाथ के औजारों का प्रयोग, तीसरा प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, चौथा द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व। औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? मशीनों का प्रयोग और द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व। ठीक, चलिए देखते हैं, नीचे कोटेशन है 1 और 4। 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। भारत में कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है, क्यों? ठीक, भारत में कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में शेड्यूल्ड ट्राइब में जाना जाता है, क्यों? क्योंकि वे संवैधानिक उपबंधों के अधीन सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? संदर्भ समूह की अवधारणा, लीजिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था संदर्भ समूह के बारे में कि अवधारणा सर्वप्रथम किसने किया?
तो हर्बर्ट हाइमन ने किया था, ठीक, बी सही है। और मर्टन ने समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित किया, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। टॉनिज के बारे में यहाँ देखेंगे। टॉनिज जो है गेमेंशाफ्ट और गेसेनशाफ्ट की अवधारणा देते हैं। 27 नंबर को देखेंगे। प्राथमिक रूप से संस्थाएं किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? प्राथमिक रूप से संस्थाएं किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? जो अच्छे से पढ़ा होगा थोड़ा सा सोचेगा तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नहीं तो कंफ्यूजन में ही रहेगा और गलत कर देगा। किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं के लिए, ठीक। मालिनोव्स्की कहते हैं जो है संस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्ति संस्था संस्कृति जो होती है व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वयं पर्याप्तता, ठीक। स्वयं पर्याप्तता को सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करने वाली एक विशेषता कौन मानता है? तो कौन मानता है? सेल्फ सफिशिएंसी को सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करने वाली विशेषता कौन मानता है? ठीक, तो कौन मानता है? पार्सन्स मानते हैं। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आया तो सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा कौन दिया है? पार्सन्स देते हैं, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण संस्था का उदाहरण है? पहले तो इसमें यह देखेंगे पूर्ण संस्था की अवधारणा कौन दिया है, ठीक। तो पूर्ण संस्था की अवधारणा कौन देते हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कई क्वेश्चन मिलते हैं और हम अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं कुछ लाइफ में या बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन से हम उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबको सॉल्व कर लें, ठीक। उससे हमारा प्रैक्टिस भी होगा और रिवाइज भी होगा। जितनी बार रिवाइज करेंगे वो उतना ही कंठस्थ होता जाएगा और उतनी ही चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक। तो पूर्ण संस्था की अवधारणा क्या है? पूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दिया? ये आप जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और पूर्ण संस्था क्या होता है? पूर्ण संस्था होता है कारावास। क्या पूर्ण संस्था का उदाहरण क्या है? कारावास है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्सन्स सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं? ठीक, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। पार्सन्स सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं? तो किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिर व्यवस्था के रूप में देखते हैं, ठीक। आज जो है इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन खत्म होता है और आप जो है यूजीसी नेट में अच्छा करें, बेहतर करें और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। आप नेक्स्ट टाइम में नहीं, इसी टाइम में जो कुछ करिए इस बार में निकाल लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।